मेथाइल अल्कोहल के विषय में पिछली क्लास में हम लोगों ने मेथाइल अल्कोहल को बनाने की विधि और उसके भौतिक गुणों को पढ़ रखा है। अभी आज क्या करेंगे कि सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि मेथाइल अल्कोहल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं में हिस्सा लेता है। वैसे मेथाइल अल्कोहल तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकता है, लेकिन हम केवल कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो अपने कोर्स में सम्मिलित है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला मेथाइल अल्कोहल की सबसे पहली अभिक्रिया है, कहता है क्रियाशील धातु से क्रिया। क्रियाशील धातु से क्रिया। थोड़ा सा ये वाली बात याद रखना है हमेशा आप लोगों को कि मेथाइल अल्कोहल ना तो मध्यम क्रियाशील धातुओं से विक्रिया करता है, ना तो कम क्रियाशील धातुओं से विक्रिया करता है। मेथाइल अल्कोहल और केवल जो अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं केवल उन्हीं से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया कैसे करता है? मेथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले को ले लेते हैं CH3OH, और बेटा किसी क्रियाशील धातु को ले लेते हैं सोडियम। वैसे आपने ये रासायनिक अभिक्रिया करवा रखी है, और मैं क्या बोलता हूँ आज जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे तकरीबन सभी रासायनिक अभिक्रियाएं आपने इसके पहले क्लास में लिख रखी हैं। अच्छा, तरीका इसमें से क्या था? पुरानी बातों पर जोर डालेंगे। सोडियम आता है और हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देता है, बनकर तैयार होता है CH3ONA। बेटा हाइड्रोजन को अगर उसके स्थान से हटा देगा तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाएगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2H2 किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इस दौरान इस कंपाउंड का नाम पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखोगे इसका। सबसे पहले सोडियम, बेटा कार्बन 1 है इसलिए मेथ, और बेटा ऑक्सीजन की वजह से लगा दिया गया ऑक्साइड। तो टोटल नाम थोड़ा सा याद रखेंगे, सोडियम कार्बन 1 के कारण मेथ, और ऑक्सीजन पर खत्म हो रहा था इसलिए मेथॉक्साइड। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है एसीटिक अम्ल से क्रिया। एसीटिक अम्ल से क्रिया। थोड़ा सा इस बात को याद रखेंगे, जब भी किसी अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हुई है, खास करके कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की रिएक्शन हुई है, इस अभिक्रिया का नाम एक और रहा है, इसको तैयार रखें हमेशा, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण भी कोई पूछता है कौन सी अभिक्रिया होती है, मैं बताऊंगा। एस्टरीकरण में से एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो किसी अल्कोहल से रिएक्शन कर लेता है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले एसिटिक एसिड CH3COOH, और बेटा अब लिखेंगे मेथाइल अल्कोहल। तो बेटा मेथाइल अल्कोहल कुछ ऐसे लिख लेते हैं, CH3 इधर लिख लेते हैं, OH यहां लिख लेते हैं। वैसे मैं बताऊं, ये तीर के निशान के ऊपर बेटा H2SO4 लिख लेना। और भी अच्छा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 निर्जलीकारक होता है, और वो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करते हुए जल को अलग कर देता है। अगर HOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो बेटा जल तो अलग हो गया। अच्छा, अगर इस अभिक्रिया में जल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता रहेगा काम। मेरे पास बचता क्या है? CH3COOCH3। CH3COOCH3। थोड़ा सा नाम इसका ध्यान देंगे। सबसे पहले इधर वाले ग्रुप का नाम, इसको कहते हैं मेथिल, या बेटा अंग्रेजी में पढ़ रहे हो तो मैं क्या बोलता हूँ, उच्चारण मेथाइल रहेगा। और बेटा थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो देखो, अगर इस मेथाइल ग्रुप को हटा दें, एक दिमाग में बात आती है, CH3COOH एसिटिक अम्ल था, उसमें से H हटा दिया गया है। बचे भाग को पढ़ने के लिए मैंने कहा था नाम के लास्ट में 8 लगा देना है, तो एसीटेट, तो मेथाइल एसीटेट का फॉर्मूला है। एक और रिएक्शन देखो बेटा, देखते हैं तीसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर अगली रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, कहता है एसीटिल क्लोराइड से क्रिया। एसीटिल क्लोराइड से क्रिया। देखो, एसीटिल क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला होता है CH3COCl। यह है एसीटिल क्लोराइड का फॉर्मूला।
और अभिक्रिया होनी है मिथाइल अल्कोहल से। मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, CH3OH। अच्छा, इस प्रकार से अभिक्रिया को लिखने में आसानी ये हो जाती है कि हम Cl को आसानी से H के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अगर H Cl के साथ अलग हो गया तो बेटा इसको लिख लेते हैं तीर के निशान के नीचे HCl, और मेरे पास बचता क्या है, CH3CO, फिर O और CH3, सभी को एक साथ लिख देंगे, CH3COO CH3। तो ये बेटा तीसरा रासायनिक गुण हो गया। और इस कंपाउंड का नाम अगर पढ़ने के लिए कहेगा, देखो जस्ट ऊपर मैंने यही पदार्थ लिख रखा है, तो नाम वही रखना है, नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं रखना है। अगला नंबर पे चलते हैं। एक अन्य पदार्थ कहता है एसीटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। एनहाइड्राइड से क्रिया, देखो बेटा इसमें से थोड़ा सा याद रख लेना। सबसे पहले मैं हालांकि बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार इसको दोबारा से कर देते हैं। एसीटिक एनहाइड्राइड बनता कैसे है। आप सबसे पहले एसीटिक अम्ल को ले आते हो, तो मैंने एसीटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, ये एसीटिक को रिप्रेजेंट कर देता है। एनहाइड्राइड का मतलब आपको हटा देना है जल को। बेटा जल को हटाओगे, देखो ऊपर से H को हटाते हैं, नीचे से किसको हटाते हैं, OH को, तभी तो जल अलग होगा। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, नीचे बचा CH3CO, ऊपर CH3COO। ये जो दूसरा O है इसको सामने लिख लेते हैं इसको। ये फॉर्मूला होता है एसीटिक एनहाइड्राइड का। अभिक्रिया के दौरान कभी कभी इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C, ये जो O है इसको डबल बॉन्ड के साथ ऊपर, और ये जो O है इसको डबल बॉन्ड के साथ नीचे। तो अगर एसीटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ऐसा लिख के आता है तो ही वो फॉर्मूला सही है। थोड़ा सा याद रखेंगे, किसी भी अम्ल से या किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर जल के अणु को अलग कर दिया जाए तो उस अम्ल के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बनता है। आपको बताएं एक और बात, देखो बेटा ये फॉर्मूला C6H5COOH, ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है। तो बेंजोइक अम्ल के कितने मोल लेने हैं, 2 या 2 मॉलिक्यूल। अगर हमसे कहता है बेंजोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला चाहिए, तो भैया बेंजोइक एनहाइड्राइड के फॉर्मूले को बनाने के लिए यहां से H हटाते हैं, यहां से OH हटाते हैं, जो ऊपर वाला दूसरा O है उसको दोनों के साथ लगा देते हैं। बना हुआ फॉर्मूला बेंजोइक एनहाइड्राइड का होता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी बातें आप तैयार रखोगे कि किसी भी एसिड का अगर एनहाइड्राइड कंपाउंड बनाना है तो वो एसिड लेकर हम उसमें से जल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मैं एसीटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखे देता हूं। देखो एसीटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखो ये है एसीटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। और बेटा इस पर अभिक्रिया करवानी है मेथाइल अल्कोहल अर्थात CH3OH की। थोड़ा सा बेटा अभिक्रिया को ध्यान से देखना है, बाकी सारी बातें जो हैं वो पुरानी ही हैं। देखो कैसे अभिक्रिया के दौरान बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जब बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है तो देखो अगर इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक तरफ बेटा मिलेगा H और दूसरी ओर जाएगा CH3O। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने पर एक और जाएगा H हो गया, बचा क्या CH3O, वो दूसरी ओर रख दिया। अब मैं चेक करता हूं मेरे पास बचा क्या क्या है। देखो इस बॉन्ड के टूटने से मैं इस बात को ढक लेता हूं, देखो इसको ऊपर बचता है CH3COOH। तो पहला कंपोनेंट बनकर तैयार होता है CH3COOH, जिसको बेटा एसिटिक एसिड कहते हो। एक और भी पदार्थ बनेगा, लेकिन क्या है कि उस बनने वाले पदार्थ को हम यहां नीचे लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे बेटा अभिक्रियाएं अभी इधर हो सकती हैं हमारी कुछ, तो हम बचने वाले पदार्थ को नीचे लिखेंगे। अब ऊपर वाला हिस्सा ढक लेते हैं CH3COO CH3। तो नीचे पदार्थ बन रहा है CH3COO CH3। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, इसका नाम तो बताने की जरूरत इसलिए नहीं है, अभी आपने ऊपर ये पदार्थ 2 जगह बनाया है। अच्छा इसका नाम अगर पूछेगा तो सभी बच्चे इसका नाम जानते हैं, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो
तो एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले का भी नाम लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। हालांकि आप जब अभिक्रिया लिखोगे एग्जाम में, आप नाम लिख करके आओगे। हम कब नाम लिखा करेंगे? जब कोई नया कंपाउंड आ जाएगा और वही कंपाउंड रिपीट होता रहेगा, फिर नाम नहीं लिखने वाले। या तो बहुत जनरल कंपाउंड आ गया तो नाम नहीं लिखना है। जैसे कि इसको देख लेते हैं, कहाँ H2O लिख के आ गया तो हर बार इसका नाम थोड़ी लिखना है कि जल बनकर तैयार हुआ है, जल बनकर तैयार हुआ है, ये सब जानते हैं। लेकिन अभिक्रिया में जो मुख्य उत्पाद बने उसका नाम जरूर लिखें। अच्छा, मुख्य उत्पाद की पहचान कैसे हो? जल, HCl, CO2 गैस वगैरह, ये सारे पदार्थ अगर बनके तैयार होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो कि कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, इनके नाम नहीं लिखने हैं। मेनली इसके बाद जो पदार्थ बनकर तैयार होते हैं जिनमें खुद कार्बनिक भाग कुछ ना कुछ होता है, जैसे इस अभिक्रिया में दोनों भाग लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस है, लिख सकते थे, क्योंकि ये नॉर्मली हर एक अभिक्रिया में नहीं बनता है। लेकिन जल वगैरह, HCl वगैरह तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ज़्यादातर बनते ही रहते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर बनते रहते हैं उनके नाम लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगली रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे तो अगला रासायनिक अभिक्रिया है 5 नंबर, कहता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो भैया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से विक्रिया करवाएंगे। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के फॉर्मूले को लिख सकते हैं, C6H5SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। और अभिक्रिया देखो कैसे कराएंगे। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, और इसके बाद अभिक्रिया के लिए हमें करवाना है मेथनॉल से या मेथाइल अल्कोहल से। बेटा इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ही लिखोगे ये Cl अभिक्रिया कर लेगा H से। अब देखो HCl से बनाएगा, तो मैं क्या कह रहा था, ये कोई खास कंपाउंड है जिसके विषय में हम बहुत बातें बताएं। HCl नॉर्मली रिएक्शन में बन ही रहा है, तो हमने यहाँ HCl लिख रखा है। अब बेटा मैं लिखूंगा, देखो C6H5SO, थोड़ा सा ध्यान रखना, O2 तो यहाँ है, एक यहाँ है, बन जाएगा SO3CH3। अब बेटा इसका नाम पढ़ने से पहले एक बात विशेष ध्यान देते हैं, इसको ऊपर देखो, C6H5SO3H, या कभी ऐसा लिखा हो सकता है C6H5HSO3। ये बेटा सूत्र है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अभी ध्यान देने वाली बात क्या है, इस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया इस पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले लास्ट में चलेंगे, CH3 लिखा है। अब कहोगे सर जी CH3 बताना था तो इसका नाम क्यों लिखा? बेटा जरा ध्यान दो, CH3 के बाद सूत्र का यही हिस्सा रह जाता है अगर इससे H हटा दिया जाए तो। देखो अगर H हटा देते हैं तो CH3 के बाद वही हिस्सा तो रह जाता है। अच्छा ये सूत्र किसका था? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि अगर किसी एसिड से H हटा दिया जाता है, ऐसी कंडीशन पर नाम के लास्ट में क्या लगा देते हैं? 8। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से क्या करने वाले, H के हटाते ही थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, सल्फोनोएट। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, बेंजीन सल्फोनोएट। तो एक काम कर लेते हैं, सल्फोनेट लिखते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। देखो मिथाइल तो ये हो गया, अब क्योंकि H हटने के बाद जो एसिड बना है उसको नाम लिख लेते हैं बेंजीन सल्फो। बेटा जगह नहीं बच रही है, नेट। तो नाम का थोड़ा सा तरीका याद रखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिया गया था, उसमें से हम लोगों ने H को हटा करके फॉर्मूला बनाया है। तो जो भी फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है उसका नाम है मेथिल बेंजीन सल्फोनेट। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। कहता है बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया।
अब देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला ही आना चाहिए। बेटा बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5COCl। ये बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला है, तकरीबन ऐसा मिलता है एसीटिल क्लोराइड के फॉर्मूले से। इसको वैसे मिथनॉइल क्लोराइड कहते हैं। CH3 लगा दिया मिथनॉइल क्लोराइड, वहां बेंजीन लगा दिया तो बेंजोइल क्लोराइड हो गया। और बेंजोइल क्लोराइड से बेटा अगर रिएक्शन करवाने जाओगे तो मैं देखो क्या कर सोचता हूँ, C6H5 अगर थोड़ा सा भी दिमाग अपना एक्स्ट्रा यूज कर लोगे तो तुमको याद है हमेशा से इस बात कि जब भी कॉर्नर पर क्लोरीन आया है, कहाँ कहाँ पर आया, यहाँ देखो उसने H से अभिक्रिया की है मिथनॉल की। यहाँ ऊपर आ जाते हैं, यहाँ भी कॉर्नर पर क्लोरीन आया है, उसने H से अभिक्रिया की है। तो भैया इस बार भी नियम नहीं बदलेगा। अगर मिथनॉल की रिएक्शन करवाते हो तो CH3OH, और तरीका क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, फिर से H अभिक्रिया कर लेगा Cl से। तो तीर के निशान के नीचे तो HCl लिख सकते हो माइनस साइन के साथ, और इसके बाद जो बचता है उसको लिख लीजिए। तो C6H5CO, C6H5CO, यहाँ O और CH3, OCH3। हाँ देखो इसके नाम को ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहला तो इधर पर वाला नाम पढ़ देते हैं CH3। CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। C6H5COOH। अगर कभी कोई ऐसा फॉर्मूला लिख कर आ जाता है, ये सूत्र है बेंजोइक एसिड का। देखो मैं क्या सोचता हूँ, अगर कोई एसिड भी बीच में आ जाए उसका भी नाम कहीं किनारे लिख लो ताकि दोबारा एसिड को पहचानने में परेशानी ना हो। ये सूत्र होता है बेंजोइक एसिड का। अब बेंजोइक एसिड में किया क्या गया, CH3 लगा है, अगर मैं AH हटा देता हूँ, देखो ये भाग बनकर तैयार हुआ। और आपको पता है जब किसी भी एसिड से H को हटा देते हैं तो नाम के लास्ट में एट लग जाता है। तो बेंजोइक एसिड के नाम के लास्ट में अगर एट लगाएंगे तो बन जाएगा बेंजोएट। तो मैं इसको लिखूंगा मेथिल बेंजोएट। तो थोड़ा सा इस बात को बेटा अपने दिमाग में रख लेना है। H वाली बात मैं दोबारा से बता देता हूं एसिड की। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब भी H हटा है, कंपाउंड के नाम के लास्ट में बेटा एट का प्रयोग किया है। बेंजोइक एसिड से हटा तो बेंजोएट बता देंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रासायनिक गुण लिखते हैं 7वां नंबर। और ये 7वां नंबर जो है वो बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। कहता है सैलिसिलिक या सैलिसाइलिक, इसको बोलते हैं एसिड से क्रिया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला रासायनिक गुण है। अच्छा कोई व्यक्ति को अगर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता है वो यहां ध्यान दे। देखो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, बेंजीन सबसे पहले बना लेते हैं, टॉप पर रखते हैं OH, और बेटा ऑर्थो पोजीशन पर रहने वाला है COOH। ये फॉर्मूला है सैलिसिलिक एसिड का। तो अगर कभी भी सैलिसिलिक एसिड आता है तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे। अच्छा ये अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा याद रखनी है तुमको। क्यों याद रखनी है, देखो मैं बताता हूं। अगर सैलिसिलिक एसिड पे मेथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी जाए तो बेटा सैलिसिलिक एसिड पर मेथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कैसे होगी, बेटा H अभिक्रिया कर लेगा OH से। अगर H OH से अभिक्रिया कर लेता है, पहली बात तो ये याद रख लेना, अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होने वाली है। H OH को लेकर अलग हो जाएगा तो बनकर तैयार होगा H2O। इसके बाद जो पदार्थ बनकर तैयार होगा उसको देखते हैं। देखो बेटा COO बचा और साथ में क्या लिख दिया जाए CH3। अब इसका नाम पढ़ने का नंबर आएगा जैसे ही, देखो मैं नाम पढ़ के सुनाता हूं। वैसे बेटा तुमको क्या लगता है, सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं CH3 को। अब हम लोग बात करेंगे कि बाकी बचे हुए सूत्र को क्या पढ़ें। बेटा इस पूरे फॉर्मूले का नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड, यही तो नाम था। अब देखो जरा सैलिसिलिक एसिड में से अब यहां चले जाते हैं। अगर CH3 को हमने लिख ही लिया मिथाइल, अब ध्यान से देखो पूरा सैलिसिलिक एसिड का ही फॉर्मूला लिखा है, बशर्ते यहां से क्या गायब है H।
तो आपने क्या बताया था कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई मिल जाता है, उसका H हटा देते हैं तो नाम के लास्ट में एड लग जाता है, तो मिथाइल तो लिख गया है CH3 के लिए। अब बाकी बचा हुआ फॉर्मूला है सैलिसिलेट, इसको थोड़ा सा याद रखना क्योंकि नाम के लास्ट में एड लग जाना है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं सैलिसिलेट। इसका एक और नाम है विंटर ग्रीन ऑयल। और विंटर ग्रीन ऑयल का याद रखना है बेटा, इसको विंटर ग्रीन ऑयल का कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोगों से उपयोग पूछ लेता है मेथनॉल के। तो जब मेथनॉल का यूज बताते हैं तो एक उसमें से बताते हैं विंटर ऑयल, ग्रीन ऑयल बनाने में। ये गठिया रोग जानते हो ना, पैरों की गांठें दर्द किया करती हैं, सर दर्द या अन्य बहुत सारे रोगों की क्या है, ये दवा है। तो अपना याद रखना, जब मैं उपयोग लिखाऊंगा तो इस उपयोग को भी वहीं लिख लेंगे। तो विंटर ग्रीन ऑयल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को भैया तैयार रखना है। तभी मैं कह रहा था ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत ढंग से याद रखना। तो अभी तो हम लोगों ने 7 रासायनिक गुण पर रखे हैं, तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे, बाकी अगले रासायनिक गुणों की ओर चलेंगे। फिर अगली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया। मैंने शायद एक बार और बताया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एक और नाम है कार्ब धात्विक यौगिक। ये बात मैं मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार लिख रहा। तो कार्ब धात्विक यौगिक से भी अभिक्रिया करने के लिए कहेगा, सेम कैटेगरी पर फॉर्मूला लिखना है। बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला। पहले तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3OH। अब ग्रिगनार्ड रिएजेंट का CH3Mg, बेटा Br भी लिख सकते हो, Cl भी लिख सकते हो, I भी, जो आपकी इच्छा हो वो लिखो। तरीका क्या है भैया, H जो है वो CH3 से विक्रिया कर लेता है। CH3 अगर H से विक्रिया करेगा, सबसे पहला पदार्थ बनेगा CH4, मेथेन कहते हैं इसको, मेथेन कहते हैं, मार्स गैस इसी को कहते हैं। अभी बचने वाला फॉर्मूला CH3OMgBr, CH3OMgBr। कोई नाम भी पूछेगा देखो ऐसे बोलेंगे, मेथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मुख्य पदार्थ पर बात करते हैं, इसका बेटा नाम मेथेन, हिंदी में एक और नाम लिखा जाता है मीथेन, एक और नाम इसका है मार्स गैस। अत्यंत ज्वलनशील गैसों में से एक है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है 9 नंबर पर विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण। अच्छा, अब इसमें से भी थोड़ी बातें समझ लेते हैं। अगर हाइड्रोजनीकरण कह दे तो हाइड्रोजन लगा देना है, और विहाइड्रोजनीकरण कह दे तो हाइड्रोजन हटा देना है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना कि हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन लगा करके रख देना है अभिक्रिया में, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन हटा देना है। और याद रखो इस बात को, विहाइड्रोजनीकरण के लिए जो उत्प्रेरक यूज में आता है, इसको दोबारा अब न बताना पड़े। अगर बताएं भी तो हम अपने मन से बताना चाहें तो बता दें, और नहीं तो तुम लोगों को पहले से तैयार होइए। क्या उत्प्रेरक यूज में आता है? कॉपर। इस बात को तैयार रखें, विहाइड्रोजनीकरण कॉपर नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही संपन्न कराया जाता है। अच्छा, विहाइड्रोजनीकरण चाहे जिस पदार्थ का हो, रहेगा कॉपर की ही प्रेजेंस में। तो भैया मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले को लिख लेते हैं CH3OH। अब इसका हमको कराना है विहाइड्रोजनीकरण, तो कॉपर की प्रेजेंस में होना है। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाए। सोचो अगर हाइड्रोजन को अलग कर दोगे थोड़ी देर के लिए, एक H यहां से गायब, एक H यहां से गायब, बचेगा क्या? CH2O। और तुमको याद होगा CH2O को हम एक और चीज लिख सकते हैं, HCHO। HCHO को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। हम लोग एक दिन बात कर रहे थे कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एक ऐसा केमिकल है, मृत जीव जंतुओं के शरीरों को या उनके बचे हुए अवशेषों को सड़ने और गलने से बचाने के लिए सुरक्षित करना होता है। तो हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में रखते हैं।
अगर इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहो उसके लिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन का अर्थ होता है फॉर्मेल्डिहाइड को कहां पर घोलते हैं? जल में। आखिर फॉर्मेल्डिहाइड और जल को किस रेशियो में घोलते हैं? तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का वो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है 30% से 40% तक। इसका मतलब जान पा रहे हो? 30% से 40% का मतलब, मेरे कहने का मतलब है 30% का मतलब है अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन बनाया है तो 30 ml फॉर्मेल्डिहाइड और बचा हुआ 70 ml जल, ये 30% का अर्थ हो गया। 40% का अर्थ जान गए? 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन का अर्थ है 40 ml अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया है तो बाकी का बचा हुआ 60 ml क्या है? जल। इतना ये सॉल्यूशन यूज में लाया जाता है मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए और मृत व्यक्तियों की लाशों को भी सुरक्षित रखने के लिए। केवल जीव जंतुओं को ही नहीं सुरक्षित रखने के लिए, मृत लाशों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात आती है कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? जब तक आप रखना चाहो, खराबे नहीं होने देगा। भाई होता क्या है मरने के बाद, ये तो सभी को पता है कि मानव शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अच्छा, जैव रासायनिक क्यों कहते हैं? जीवधारियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं को छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं ये कंप्लीट करवाते हैं, जीवाणु कंप्लीट कराते हैं। अच्छा, जीवाणुओं को चाहिए भोजन, और वो भोजन मिलता कहाँ से? जब आप भोजन करते हो, आप तो कहते हो भोजन हमने खा लिया है, लेकिन भोजन आपने नहीं खाया है। फिर भोजन का पचाने का काम है उन छोटे छोटे जीवाणुओं का। आपके द्वारा खाए गए भोजन को वो खाते हैं, और जब वो खाते हैं तब आपका भोजन पचता है। तो अभी मैं क्या सोचता हूँ, जीवधारियों, वो जो बैक्टीरिया थे, वो जो जीवाणु थे, उनको भोजन चाहिए था। आपने भोजन किया, आपके भोजन से उनको मिला। जब मनुष्य की डेथ हो गई, अभी सोचने वाली बात है क्या अब वो भोजन कर सकता है? कौन? मनुष्य। तो बात है कि सर जी अब वो तो भोजन कर नहीं सकता है, अब भोजन भजन कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया जो उसके शरीर में है उनको तो भोजन चाहिए। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? ह्यूमन बॉडी को ही खाना स्टार्ट कर देंगे। वो आपके ही शरीर को क्या करेंगे? खाने लगेंगे, क्योंकि उनको तो भोजन चाहिए, वो तो जीवित हैं, उनको थोड़ी भी मृत हैं। तो वो आपकी ही बॉडी को खाने लगेंगे, जिससे बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने और गलने लगती है। लेकिन इस डिकम्पोजिशन को रोका जा सकता है यदि उन बैक्टीरिया को मार दिया जाए। कैसे मार दिया जाए? तो भैया उसके लिए है फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, जिसको फॉर्मेलिन कहते हैं। वो तो 30 से 40% जलीय विलयन बनता है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन उसको बोलते हैं, नाम को मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया है। तो ये फिर बैक्टीरिया मारेगा वो फॉर्मेलिन, जिससे फिर बॉडी का डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, और डिकम्पोजिशन रुकने की वजह से फिर मनुष्य के शरीर खराब नहीं होगा, उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को हम लोग पढ़ चुके। कॉपर नामक उत्प्रेरक हमेशा यूज करना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है 10वें नंबर पे HCl से क्रिया। वास्तव में तो बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता कि HCl है क्या। मैं बताऊं, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वास्तविकता में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड नाम की एक गैस है, जो कि जल में अत्यंत घुलनशील है। अत्यंत कौन समझ लो, बहुत ज्यादा घुलती है, और जल में घुल जब जाती है ये HCl गैस, तब बनकर तैयार होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये विशेष ध्यान रखना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहले अब अभिक्रिया लिख लेते हैं इसकी। बेटा मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन होनी है, इसलिए CH3OH अभिक्रिया करेंगे HCl से। तरीका थोड़ा सा याद रखने लायक है। देखो बेटा, OH अभिक्रिया कर लेगा H से। अगर OH H से अभिक्रिया कर लेता है तो पहला पदार्थ टूटकर अलग हो जाएगा जल। मेरे पास बचता है CH3 और Cl। देखो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, CH3 को पढ़ते हैं मिथाइल और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड। थोड़ा सा याद रखने वाली बात क्या है, जैसे मैंने HCl से अभिक्रिया करवा रखी है,
अब मैं बहुत सारे पदार्थों से अभिक्रिया मैंने नहीं कराई। कौन कौन से पदार्थों से? HBr, HI और HF। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर आप HCl की अभिक्रिया को कंप्लीट करवा सकते हो तो HBr की भी अभिक्रिया को कंप्लीट करवा सकते हो और बचे हुए HI की भी रासायनिक अभिक्रिया को आप कंप्लीट करवा सकते हो। उससे क्या हो गया, तरीका भी हमने सीख लिया और हमको बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं भी नहीं लिखनी पड़ी। तो नेक्स्ट नंबर की रासायनिक अभिक्रिया पर चलते हैं। अभिक्रिया है 11वें नंबर पर PCl5 से क्रिया। PCl5 को कहते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 क्लोरीन की वजह से फॉस्फोरस में, क्योंकि 5 क्लोरीन लगे हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम है। अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को देखेंगे। बेटा मेथाइल अल्कोहल के फॉर्मूले को लिख लेते हैं CH3OH। थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए दूर दूर लिखेंगे, तभी दिमाग में आएगा। सभी दूर दूर लिखने से क्या होगा? देखो, दूर दूर लिखने से हम लोगों को अभिक्रिया की अच्छी पहचान कैसे हो जाती है। PCl5 को लिखेंगे, CH3OH के ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। एक Cl इस किनारे पर, एक Cl इस किनारे पर। अगर आपने PCl5 में से 2 Cl खर्च कर रखे हैं तो बचा है आपके पास P और 3 Cl। मैं देखता हूं सबसे लेफ्ट साइड पर क्या बचता है, CH3Cl। अच्छा, CH3Cl का तो नाम आपको पता ही है, मिथाइल क्लोराइड। दूसरे नंबर पर बनता है POCl3, कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अगर ऑक्सीजन को ऑक्सी नहीं पढ़ना चाहते, इसका नाम पढ़ सकते हो हाइपो, लेकिन अब नाम चेंज है, फॉस्फोरस हाइपो और फिर क्लोराइड नहीं, क्लोराइड। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे। और बेटा लास्ट में बचकर तैयार होता है HCl। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करवा पाते हो अगर आपके मेथनॉल की रिएक्शन करवा दी जाती है PCl5 से। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। 12वें नंबर की रासायनिक अभिक्रिया पर लिखता है PCl3 से क्रिया। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा बेटा अभिक्रिया चेंज है। आप जिस भी एल्कोहल से करवा रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, उस एल्कोहल के 3 मोल आपको लेने हैं, तभी PCl3 से रिएक्शन हो पाएगी। अब देखो तरीका क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। कठिन तो यही चीज है। देखो, P अभिक्रिया कर लेता है OH से, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, P ने OH से अभिक्रिया करने के लिए कितने Cl छोड़े हैं? 3। तो 3 Cl छोड़ने पर P 3 OH को भी पकड़ेगा। देखो 3 का गुना है OH पर भी। तो सबसे पहले बनकर तैयार होगा H3PO3। H पे 3 का गुना था, O पे 3 पे गुना था और P अकेला था। अभी मैं क्या सोचता हूं, CH3 भी 3 बार है और Cl भी 3 बार है। इन दोनों में से 3 को कर लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा CH3Cl। तो फिर से इसका नाम मिथाइल क्लोराइड और बेटा इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर रिएक्शन पे कहते हैं, ये भी रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाने वाली है, थायोनाइल या थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। बेटा सबसे पहले तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला तैयार कर लो। फॉर्मूला होता है SOCl2। अच्छा, तुमको एक और पता है बात, सल्फर का जो पुराना नाम है वो थायोल ही है। थायो के नाम से इसको पुराने नाम पर जाना जाया करता था, इसलिए सल्फर का ऑक्सीक्लोराइड बनाया गया है, इसलिए इसका नाम थायोनिल क्लोराइड रखा गया है। नाइट्रोजन का जैसे पुराना नाम एजोड रहा है, ऑक्सीजन का पुराना नाम प्राणवायु रहा है, वैसे इसका नाम थायो रहा हुआ है, सल्फर का पुराना नाम। अभी क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। CH3OH की अभिक्रिया होनी है SOCl2 अर्थात थायोनिल क्लोराइड से। देखो अभिक्रिया को कैसे कंप्लीट करते हैं। वैसे बेटा पुरानी बात को अगर ध्यान दे तो मैं पुराने तरीके से अभिक्रिया करके दिखाता हूं।
बेटा SOCl2 के स्ट्रक्चर फॉर्मूले को लिखते हैं। SOCl2 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है H डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये SOCl2 का रासायनिक सूत्र होता है। अभिक्रिया होगी तो ये वाला भाग आसानी से टूट जाएंगे। कैसे टूटेंगे? CH3 के साथ कौन जुड़ेगा? Cl। बेटा SO के साथ जुड़ेगा O, तो बनेगा सल्फर का डाइऑक्साइड। लास्ट में चलेंगे बेटा H के साथ जुड़ेगा Cl। Cl को और अच्छा बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। HCl से विक्रिया कर लेगा तो बनकर तैयार होगा HCl। तो इस प्रकार से 13 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अगले नंबर पे चलते हैं, 14 नंबर पे कहता है Al2O3 से क्रिया। काफी ज्यादा पूछी जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में से ये भी है। Al2O3 से अभिक्रिया कैसे करवानी है? आपको मिथनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेने हैं और Al2O3 की उपस्थिति में पदार्थ को गर्म करना है। तो गर्म कैसे होगा बेटा? ये वाला H इसके OH से अभिक्रिया कर लेगा। अगर H OH से अभिक्रिया कर लेता है तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा जल। दूसरा पदार्थ कौन सा बनेगा? CH3O CH3। CH3O CH3। कभी कभी इसका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि अलग टाइप का दिख रहा है। इसका नाम देखो मेथाइल मेथाइल, 2 बार होने की वजह से डाई मेथाइल। और बेटा O अगर बीच में लगा होता है तो नाम में लगा देते हैं ईथर। डाई मेथाइल और ऑक्सीजन की वजह से बीच में क्या लगा देते हैं? ईथर। एक और इसका नाम बोल सकते हो, कार्बन 1 की वजह से मेथ, बीच में ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, और फिर कार्बन 1 है इसलिए मेथेन। तो एक इसका दूसरा नाम लिखा जा सकता है मेथॉक्सी मेथेन। अभी नेक्स्ट नंबर पे एक और रासायनिक गुण को लिखते हैं, 15 नंबर। और बेटा ये अपने मेथाइल एल्कोहल का लास्ट रासायनिक गुण है। तो इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़नी थी मेथाइल एल्कोहल पे, जिनमें से मैं क्या जानता हूं कि ज्यादातर रिएक्शन सिमिलर हैं। कुछ रिएक्शन के तरीके थोड़े बहुत अलग हैं, बाकी सब सिमिलर हैं। अब जैसे ये रिएक्शन आप जानते हो तो 15वें नंबर की रासायनिक अभिक्रिया भी आप जानते हो। कैसे? लिख के दिखाते हैं, देखो। H2SO4 से क्रिया। बेटा मिथाइल एल्कोहल के 2 मोल ले लेने हैं। इस बार भी तीर के निशान के ऊपर रहना है, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। और इसको जैसे ही गर्म करोगे फिर से ये वाला H अगले वाले के OH को लेके अलग हो जाएगा और बनाकर तैयार करेगा H2O। मैं क्या सोचता हूँ, अभिक्रिया तो पूरी वैसी ही दिख रही है, बशर्ते यहाँ Al2O3 की प्रेजेंस रखी गई है, यहाँ H2SO4 की। तो बेटा दोनों ही पदार्थों का काम है जल को अलग कर देना। ये भी निर्जलीकारक है, ये भी निर्जलीकारक है। तो इसने भी जल अलग कर दिया था, हमने भी इस अभिक्रिया में जल अलग कर दिया। बचेगा क्या? CH3OCH3, डाइमेथाइल ईथर या मेथॉक्सी मेथेन। तो ये हो गई बेटा आपके मेथाइल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इनको जल्दी से नोट कर लें। मेथाइल अल्कोहल के उपयोग पढ़ते हैं और एक चीज को पढ़ते हैं कि रासायनिक प्रयोगशाला में या रसायन विज्ञान के प्रयोगशाला में अगर आपको मेथाइल अल्कोहल भर करके दे दिया जाए तो आप ये कैसे पहचानोगे कि ये मेथाइल अल्कोहल ही है या दूसरा केमिकल है? तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, उन 2 बातों को पढ़ते हैं। देखो लास्ट पे चलते हैं, पढ़ते हैं कि यूज ऑफ मेथाइल अल्कोहल। आखिर मेथाइल अल्कोहल पर इतनी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा गया तो कम से कम जरूरी ये भी था कि हम इसके क्या पढ़ लेते हैं, यूज। आखिर क्यों पढ़ा हम लोगों ने? कुछ प्रयोग है इस दुनिया में, तो वो ये प्रयोग है। सबसे पहला कहता है फॉर्मिक एसिड के निर्माण में। अगर कभी भी आप मेथाइल अल्कोहल का यूज बताते हो तो आप 1 नंबर बता सकते हो कि फॉर्मिक एसिड इसी से बनाया जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे कहता है विंटर ग्रीन ऑयल के निर्माण में। पढ़ा भी था। भी कोई पूछेगा कौन सी दवा है तो मैं बता नहीं रहा था, गठिया वगैरह की दवा होती है, गांठें दर्द करती हैं या सर दर्द, इन सब चीज़ों में दवा के रूप में विंटर ग्रीन ऑयल आता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे लिखता है फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में, और भैया इसके उपयोग को भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है? मृत जीवों के अवशेषों को
सुरक्षित रखता है, खराब होने से बचा लेता है। अगला नंबर लिखते हैं, देखो सैनिटाइजर के निर्माण में तुम लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल युक्त ऐसा कुछ बोलते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। तो अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल है ऐसा सैनिटाइजर जो होता है। एक और चीज लिख सकते हैं स्पिरिट के फॉर्म में, स्पिरिट के रूप में भी मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आपके प्रयोगशाला में आप देखोगे कि दो प्रकार के बर्नर मेनली मिलते हैं। पहला बर्नर जो गैस से जलता है और दूसरा बर्नर जो स्पिरिट से जलता है। वैसे जो मेरा अंदाजा है तो क्लास 12 तक की जो लैब होती है उसमें गैस का प्रावधान बहुत ही कम जगह पर है। ज़्यादातर आपको स्पिरिट की सहायता से ही बर्नर को जलाना होता है। बर्नर बनाया है ना रसायन विज्ञान के उपकरणों में, तो बर्नर जलाते हैं किससे? तो बर्नर को जो जलाते हैं बेटा उसमें से स्पिरिट भरा जाता है। वो स्पिरिट क्या होता है? मेथनॉल। तो याद रखना है इस बात को भी। अगले नंबर पे लिख रहा है रेडिएटर में प्रसिद्धता के रूप में। आपने पुराने जनरेटर वगैरह देखे, इंजन क्या होते थे जैसे ही जलाए, अभी भी पुराने क्या नए वाले भी कार वगैरह के इंजन होते हैं, इनको जैसे ही चलाते हो थोड़ी देर आप इस बात को देख पाते हो कि वो गर्म हो गए। अब हीट बढ़ने से क्या हो जाएगी कि कुछ देर चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे इंजन। तो इस हीट को रेड्यूस कैसे किया जाए, खत्म कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए, तो इंजन में एक विशेष प्रकार का उपकरण लगा होता है जिसे कहते हैं रेडिएटर। पुराने समय में पुराने जनरेटर होते थे, रेडिएटर में पानी भर देते थे और पानी उस रेडिएटर को क्या करता रहता था, ठंडा। कुछ देर बाद देखते थे पानी फिर गर्म होकर भाप बन के उड़ गया है, पानी कम हो गया है, फिर से रेडिएटर में पानी डाल दिया। लेकिन क्या है कि अब नए नए सिस्टम्स ऐसे आ गए हैं जिन पे आपको बार बार पानी नहीं भरने हैं। कार वगैरह के इंजन आते हैं, कहाँ आपको कुछ भरना पड़ता है, पानी वगैरह चल चाहिए नहीं, और अच्छे ढंग से कूलिंग करते हैं, ठंडा रखते हैं। तो बेटा वो कूलिंग किसके थ्रू होती है? क्योंकि रेडिएटर में अब प्रशीतक के रूप में भर दिया जाता है मेथनॉल। मेथनॉल बहुत ही ठंडा द्रव पदार्थ है क्योंकि इसका क्वथनांक जो 65 डिग्री सेल्सियस होता है, ठंडे द्रव पदार्थों में से एक है। जिस भी पदार्थ का क्वथनांक जितना कम होगा, ध्यान रखना, कोई भी सब्सटेंस जिसका क्वथनांक जितना ही कम होता चला जाएगा, छूने पर वो उतना ही अधिक ठंडा लगेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं एक डिफरेंस बता देता हूं। मेथनॉल का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस है। अब 64.7 65 उसको समझो, ये छूने में फिर भी ठंडा लगता है। इससे भी कम क्वथनांक वाला कोई द्रव पदार्थ ले आओगे, वो छूने में और ठंडा लगेगा। पेट्रोल छूने में आपको ठंडा लगेगा क्योंकि उसका क्वथनांक और भी लो है। सबसे कम क्वथनांक वाले पदार्थों में से देखा जाए तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखो -196 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका मतलब इसका क्वथनांक तो बहुत ही कम है। बेटा सबसे ठंडे पदार्थों में से भी एक है, सबसे ज्यादा ठंडे पदार्थों में से एक है कि एक बार लिक्विड नाइट्रोजन की बौछार आप पे मार दी गई तो वहीं जम जाओगे, बिल्कुल बर्फ बन जाओगे। तो जिसका क्वथनांक जितना लो पदार्थ उतना ही ज्यादा ठंडा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है रंजक वश। रंजक का मतलब क्या होता है? कलर। कलर जानते हो ना, रंग। तो रंजक का अर्थ होता है कलर बनाने में, और सेंट के निर्माण में भी आप मिथाइल अल्कोहल का यूज करते हो। अभी क्या है, कम से कम तो 2, वैसे तो लिखने के लिए एक आता है आपके पेपर में कि आप मिथाइल अल्कोहल का परीक्षण लिखिए। अगर आपको कोई केमिकल भर के दे दिया जाए तो आप ये कैसे पहचानोगे कि दिया गया केमिकल मिथाइल अल्कोहल ही है? तो उसकी पहचान के लिए मैं देखो लिखता हूं, मैं तो 2-3 लिख दूंगा, आपको एक कम से कम याद रखना है। तो सबसे पहला क्या है? यह का मतलब मेथिल अल्कोहल। सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। तो पहला परीक्षण क्या है? आपको अगर मिथाइल अल्कोहल दे दिया गया है तो आप कैसे जानोगे कि यह दिया गया केमिकल मिथाइल अल्कोहल ही है, कोई दूसरा केमिकल नहीं है? भैया उसमें सोडियम के टुकड़ों को डालोगे, सोडियम को टुकड़ों को डालते हुए बुलबुले के रूप में कोई गैस निकलेगी। अब हमें ये बात चेक करना है
कि ये गैस क्या हाइड्रोजन गैस ही है। तो भैया आप करोगे क्या, माचिस की तीली को जलाओगे और परख नली के मुख पर जलती हुई माचिस की तीली को ले जाओगे, तो पॉपअप साउंड के साथ छोटे छोटे पटाखे के रूप में फटने जैसी आवाज आएगी और पदार्थ नीली लौ के साथ जलेगा। वो जो लौ होगी माचिस की तीली की लौ कैसी होती है, पीली, लेकिन जैसे ही वहां ले जाओगे तो लौ का कलर कैसा हो जाएगा, नीला। नीला कलर हो जाना ही इस बात को रिप्रेजेंट कर देगा कि तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। जैसे ही हाइड्रोजन गैस का परीक्षण हो गया, मैं तुरंत समझ गया कि दिया गया पदार्थ जो था, अर्थात जो यह की जगह पर पदार्थ था, वो कौन सा था, मेथाइल एल्कोहल। तो ध्यान रखना है, मेथाइल एल्कोहल पर क्या डालना है, सोडियम के ग्रेन्युल्स टुकड़े, और सोडियम के टुकड़े डालते ही जो उससे गैस निकलेगी उसको उसके पास माचिस की तीली को जला करके ले जाओगे तो नीली लौ के साथ जलेगी। पहला है। दूसरा, मेथाइल एल्कोहल के साथ का परीक्षण कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा इस बात को याद रखते हैं। देखो, आपको पदार्थ लाना है, अर्थात मेथाइल एल्कोहल का लेना है, उसके बाद आपको सैलिसिलिक एसिड मिला देना है, और सैलिसिलिक एसिड को मिलाओगे तो बेटा कड़वे बादाम की गंध आएगी। और जैसे ही कड़वे बादाम की गंध आती है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि दिया जा गया जो केमिकल था, जो ये पदार्थ की जगह जो केमिकल लिखा होना चाहिए, वो केमिकल कौन सा है, मेथाइल एल्कोहल। ये दूसरा परीक्षण है। अब आएंगे तीसरे परीक्षण पर और अंतिम परीक्षण पर भी। कैसे पता करोगे, आपके पास पदार्थ है, पदार्थ में से दो चीजें की जा सकती हैं। देखो क्या क्या किया जा सकता है। पदार्थ के साथ मैं लिख देता हूं अलग अलग करके। पदार्थ में अम्लीय K2Cr2O7 मिलाने पर तीखी गंध प्राप्त होती है। तो अगर आप पदार्थ में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाते हो, तीखी गंध प्राप्त होती है। आप जान जाओगे कि दिया गया पदार्थ मेथाइल एल्कोहल ही था। हाँ, कोई पूछे तीखी गंध किसकी प्राप्त होती है, HCHO की, फॉर्मेल्डिहाइड की तीखी गंध प्राप्त होती है। क्योंकि मेथाइल एल्कोहल में जैसे ही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाते हो, वो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड तीखी गंध वाला होता है। एक अंतिम नंबर है, चौथा नंबर भी मैं लिख देता हूं कि पदार्थ में कॉपर को मिलाकर गर्म करने पर भी तीखी गंध प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। तो बेटा ये चौथा नंबर भी याद रखना है कि अगर आपको जो भी पदार्थ दिया गया उसमें अगर आप कॉपर को मिलाकर जैसे ही गर्म करते हो तो भी तीखी गंध प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि दिया गया पदार्थ मेथनॉल था। हाँ, थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात है, ये दोनों सेम एक्सपेरिमेंट हैं। ये ऑक्सीकरण कराते हुए मेथिल एल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज किया गया है, इसमें विहाइड्रोजनीकरण करवाते हुए मेथिल एल्कोहल को फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज किया गया है। तो बेटा ये पहचान हो गई या परीक्षण हो गया मेथाइल एल्कोहल के लिए, ये उपयोग हो गया। और मेथाइल एल्कोहल को इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ रखा है। अभी नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अगले केमिकल को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एथाइल एल्कोहल। तो एक काम करेंगे, इसको फिर नोट कर लेते हैं।